सो हेलो गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। कल हमने पढ़ाया था संविधान की उद्देशिका और आज हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, जो भारतीय संविधान है, अब हम भारत के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता है विशाल एवं विस्तृत संविधान। विशाल एवं विस्तृत संविधान, कैसे विशाल एवं विस्तृत संविधान है? जब संविधान बनाया गया था तो करीब उसमें 395 आर्टिकल थे, करीब 8 अनुसूचियां थी और लगभग 22 भाग थे। ठीक है, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो इतना बड़ा, इतना ज्यादा आर्टिकल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय संविधान में ही पाए जाते हैं। अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें, यूएसए की तुलना करते हैं अगर हम, ठीक है, तो वहां जो संविधान है लिखित तो है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। अब कंपेयर करिए, कहां 7 और कहां 395, फर्क समझ आ रहा है ना? तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, बहुत विस्तृत है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां का संविधान भी, वहां का तो लिखित ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही करना बेकार है। ठीक है, वहां का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने उसको एक संविधान का रूप दे दिया है। ठीक है, तो विशाल और विस्तृत संविधान की बात अगर हम अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो करीब 470 के आसपास हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, और 8 अनुसूचियों से बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई हैं और भाग हमारे करीब 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, सारे आर्टिकल हम कवर करेंगे और सारे भागों को हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इंतजार करिए आगे की वीडियोस का। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की लिखित संविधान। लिखित संविधान, और हाँ, साथ साथ आप नोट करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो आगे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिखित संविधान, भारतीय संविधान जो है वो लिखित है। अन्य देशों की तुलना अभी हम कर रहे थे ब्रिटेन के साथ, तो वहां का संविधान लिखित नहीं है। वहां का जो संविधान है परंपराओं और किस पर आधारित है, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पुराने जमाने से चले आ रहे हैं उस पर आधारित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अगली विशेषता के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो जो भारतीय संविधान है वो, उसमें संप्रभुता निहित है। ठीक है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है और ये गणराज्य है। इतनी सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में समाहित हैं। कल वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भारत है, ठीक है, वो किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं लेता है। ठीक है, भारतीय संविधान है, इसने ये संप्रभुता इसको दे रखी है। कैसे दे रखी है? जो भी निर्णय है भारत स्वयं करने में जिम्मेदार है, चाहे वो बाह्य निर्णय हो या आंतरिक निर्णय हो। अब थोड़ा समझेंगे बाह्य निर्णय क्या है, आंतरिक निर्णय क्या है। आंतरिक निर्णय का मतलब होता है कि अंदर हमें कोई भी, ठीक है, विधेयक पास करना है, कोई रूल बनाना है, कोई रेगुलेशन बनाना है या संविधान में संशोधन करना है। ठीक है, हम किसी के पास नहीं जाने वाले हैं, पूछने, स्वयं हम सक्षम हैं। और बाह्य निर्णय का मतलब होता है हमें किस देश के साथ ट्रीटी करनी है, संधि करनी है, ठीक है, किस देश के साथ व्यापार करना है, इन सबको हम खुद सक्षम है करने के लिए। ठीक है, ऐसा समझिए, घर में पापा होते हैं, तो क्या संप्रभु हैं पापा? सारे निर्णय सक्षम है? नहीं है। ठीक है,
मम्मी ने कह दिया नहीं तो नहीं, ठीक है। तो पापा तो संप्रभु नहीं है, लेकिन भारत कैसा है, संप्रभु है। वो सारे निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है, हर प्रकार के निर्णय लेने में, चाहे वो बाह्य निर्णय हो चाहे आंतरिक निर्णय हो। दूसरी बात आती है समाजवाद। समाजवाद क्या है? अगर हम कार्ल मार्क्स को देखें तो समाजवाद कहता है कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर ठीक है सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण कैसे? उसने बोला जो उत्पादन और उपभोग के जो साधन हैं उस पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो समाजवाद को ऐसे नहीं देखता है। वो कहता है कि ठीक है उत्पादन और साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण तो होगा, लेकिन वो है कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का भी बढ़ावा करता है, निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है, ठीक है, लेकिन कुछ नियंत्रण के साथ, ठीक है। पूरी तरह से इसको स्वतंत्र नहीं किया है, कुछ ना कुछ नियंत्रण जरूर रखा है उस पर, निजी क्षेत्र पर। तो कहीं ना कहीं हमारा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र इन दोनों को मिलाकर हमारा समाजवाद बनता है, भारतीय समाजवाद, ठीक है। अगली चीज हम देखेंगे जो भारतीय संविधान की विशेषताओं में है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो भारत है, ठीक है, इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब आप किसी धर्म को, ठीक है, स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब कोई हम अपने राज्य को कोई धर्म नहीं देंगे, ना हिंदू राज्य है ना मुस्लिम राज्य है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, ठीक है, उन सब को संरक्षण प्रदान करेगा। ये रही बात हमारे पंथ निरपेक्ष की। लोकतंत्र की चर्चा हमने कल भी करी थी। लोकतंत्र क्या होता है कि भारत के लोगों द्वारा, ठीक है, भारत पर शासन करने के लिए ऐसा व्यक्ति चुना जाता है, उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, ठीक है। और अगर हम अगली बात करें गणराज्य की, तो गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च शासक होता है, देश का सर्वोच्च शासक होता है, वह वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत ना होकर कैसा होगा, चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से। अब हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च शासक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को हम अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुनते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। ये तो रही बात हमारे। अगली विशेषता देखते हैं भारत संविधान की। अगली विशेषताओं में आता है जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया हुआ है। मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मौलिक अधिकार, इनको हम आगे की कक्षाओं में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम विशेषताओं की बात करें तो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा हमें, ठीक है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? करीब 7 मौलिक अधिकार थे पहले, लेकिन अभी संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 5वां हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार की हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा। इन अधिकारों को विस्तृत रूप से आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगली विशेषता की बात करें हम तो
जो भारतीय संविधान है वहां पर संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली? पहले हम देखते हैं शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। करीब 2 तरह की होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है संसदीय। अध्यक्षात्मक जो होता है, यहाँ का जो कार्यपालिका का सर्वोच्च शासक होता है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां वहां के राष्ट्रपति में निहित होते हैं, राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति वहां के मंत्रिपरिषद में निहित होती है, वहां के मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद होती है, वहां की मंत्री परिषद जो होती है, सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 75(3) में दिया हुआ है, ठीक है। ये संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगली विशेषता की बात करेंगे हम। भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। यदि आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। एकल नागरिकता की बात करती है। कहने का मतलब है कि केवल और केवल भारत की ही नागरिकता आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर किसी अन्य राज्य की भी नागरिकता, किसी देश में होता है कि आपको राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं, सिंगल नागरिकता का प्रावधान है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वयं निरस्त हो जाएगी, ठीक है। ये तो रही बात एकल नागरिकता की। भारतीय संविधान की अगली विशेषताओं में हम देखेंगे, यहाँ पर आपातकाल या वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। यहाँ पर वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की बात करता है। पहले उम्र की सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है, वोट डालने की। आप 21 साल के थे तो आप वोट डालने के लिए सक्षम है। लेकिन 61वें संविधान, कौन से 61वें संविधान संशोधन में 1989 में, ठीक है, इसको घटाकर उम्र की सीमा 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब डालें बच्चे कस के वोट, जितने भी 18 साल के हैं। पहले इंतजार करना पड़ता था 21 साल तक, लेकिन अब जैसे 18 पूरा हुआ तुरंत गए, फट से वोट डाल दी, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार की बात करता है यहाँ पर भारतीय संविधान। अगली विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। जो हमारी न्यायपालिका है वो किसी प्रकार से, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आती है, ठीक है। न्यायपालिका पर कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय संविधान में इनके लिए अलग से वेतन, भत्ते, ठीक है, इनकी नियुक्ति और इनको पद से हटाना, ठीक है, इन सब का अलग से वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। इसी कारण ये कहीं ये ताकि इसको हम स्वतंत्र न्यायपालिका का दर्जा दे सकें, ठीक है। तो भारतीय संविधान की ये भी एक प्रमुख विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन
उपबंध, आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में, ठीक है, करीब 3 आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है। पहला है, अगर कहीं बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इसको 352 कहा गया है, या राज्यों द्वारा संवैधानिक ढांचे का हनन हो, या कोई वित्तीय आफत आ जाए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में करीब 3 आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राज्यों द्वारा अगर संवैधानिक ढांचों का हनन हो रहा है, ठीक है, और एक वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है भारत की संविधान की। अगली विशेषताओं में देखते हैं। नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 भाग 4। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य को ये निर्देश देता है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी एक अपने आप में भारत की संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता की हम बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भी भारत के संविधान में रखा गया है। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन में, ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 1976। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल है, 4 और 2 6 और लास्ट में यहाँ पर 6 आता है, ठीक है, तो यहाँ से आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 51 काम है, ठीक है। पहले 10 थे, फिर एक बढ़ाया गया था लास्ट में, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है। क्या क्या कर्तव्य आपके हैं वो यहाँ पर समझाया गया है। जैसे 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाओगे, ठीक है, या शिक्षा दिलाओगे। ये किसका कर्तव्य है? उसके माता पिता का कर्तव्य है। ये हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो यहां पर लोकतंत्रात्मक सरकार की बात करी गई है। लोकतंत्रात्मक सरकार का मतलब ये होता है कि 5 साल के लिए चुने जाएंगे, उसके बाद चुनाव फिर से होंगे, ठीक है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पर चुनाव होगा, ठीक है। तो लगभग हमने सारी विशेषताओं को कवर कर लिया है इस टॉपिक में, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।